Hello everyone, this is श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी इसे डिस्कस करेंगे। अथॉरिटी यानी प्राधिकार, जिसे हम सरल भाषा में सत्ता भी कहते हैं, क्या है, इसके टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एंड सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सत्ता के प्रकार क्या हैं, प्राधिकार जिसे कहते हैं, उस सत्ता के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या है, इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी। प्राधिकार जिसे हम सत्ता कहते हैं, अर्थ और परिभाषा क्या है उसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुने और रिले, इन्होंने क्या कहा है। किसी भी जो धारणा में, कॉन्सेप्ट में, या कोई भी हम जब टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। क्योंकि डेफिनेशन को अगर हम पार्ट्स में उनका मीनिंग देखें, क्या कहा गया है, जो विद्वान हुए हैं किसी विषय के, उन्होंने क्या कहा है, कैसे व्याख्या की है किसी जो टर्म है उसकी, तो उससे बहुत कुछ इंडिकेट हो जाता है, समझ में आता है कि वो जो टर्म है वो क्या कहती है, उसका क्या अर्थ है। तो अब हम मुनि और रिली की देखते हैं। इन्होंने प्राधिकार की व्याख्या कैसे की है, सर्वोच्च समन्वयक शक्ति के रूप में की है, जो संगठन इस ढांचे को वैधता प्रदान करता है। यानी कि मुने और रिली ने क्या कहा है कि यह जो सत्ता है वो सर्वोच्च समन्वयक शक्ति के रूप में कार्य करती है और संगठन के ढांचे को वैधता भी प्रदान करती है। यानी कि ये सबसे बड़ी जो कोऑर्डिनेटिंग पावर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके तौर पे कार्य करती है अथॉरिटी। क्योंकि विदाउट अथॉरिटी कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता। कोई भी अगर कार्य कराना है, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो इक्वल अथॉरिटी को देना आवश्यक है। जो हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था, जो 14 प्रिंसिपल्स थे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कोटर्मिनस एंड को इक्वल, कि जो प्राधिकार और जिम्मेदारी है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर आप अथॉरिटी नहीं दी किसी को और जिम्मेदारी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकता। और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, अथॉरिटी दे दी, तो अथॉरिटी का मिसयूज़ संभव है। यानी कि अथॉरिटी एक सर्वोच्च समन्वय शक्ति के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करती है। वहाँ पर डिसिप्लिन बनाने के लिए, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए सत्ता का होना आवश्यक है। तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा है, सत्ता क्या है। सत्ता यानी प्राधिकार, आदेश देने का अधिकार है और उनके पालन करवाने की शक्ति है। यानी अधिकार किस चीज़ का है, आदेश देने का, ऑर्डर देने का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हायर अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देती है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, और साथ ही साथ उस कार्य को पूरा करवाने की एक शक्ति के रूप में भी कार्य करता है प्राधिकार। फिर इसका क्या अर्थ निकल के आता है, यानी सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है, यानी प्रबंधन से संबंधित अधिकार, प्रबंधकीय अधिकार है, जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। हमने प्रत्यायोजन भी पढ़ा था प्रिंसिपल्स में। यानी जो एक हायर अथॉरिटी अपने अधीनस्थ को कोई कार्य करने के लिए अपना अधिकार हस्तांतरित करता है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर को हस्तांतरित नहीं करता, वो कंट्रोलिंग पावर नहीं देता है, वो अपना अधिकार हस्तांतरित करता है ताकि अधीनस्थ उस कार्य को अच्छे से पूर्ण कर सके। प्रत्यायोजन का अर्थ, तो इसमें क्या कहा गया, सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। यानी हायरार्की का जो स्ट्रक्चर है, पदानुक्रम का जो स्ट्रक्चर है। यानी आप देखिए, एक चीज़ पढ़ते समय आपने प्रिंसिपल्स में पदानुक्रम का भी जिक्र देखा, सत्ता और अधिकार का, जिम्मेदारी का भी जिक्र देखा, प्रत्यायोजन भी, यानी एक ही जगह कितने सिद्धांत आ गए। तो इन्होंने क्या कहा, सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। ऊपर से यानी पदानुक्रम का जो क्रम है, उसमें जो ऊपरी स्तर पर जो पद हैं वहां से होता है निचले पदों तक। सत्ता निर्णय लेने की, अधीनस्थों को कार्य सौंपने की और अधीनस्थों से संतोषप्रद कार्य के निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। यानी कि निर्णय लेने का अधिकार है अथॉरिटी जिसके पास है, उसे ही कार्य सौंपने का भी अधिकार है अपने अधीनस्थों को, और उन कार्यों को पूरा करवाने का भी अधिकार है, वो ऐसी अपेक्षा रखता है। तो जो लोक प्रशासन है उसमें जो प्राधिकार है, अथॉरिटी है, वो तीन तरह से आती है। या तो लीगल है, या कॉन्स्टिट्यूशनल है, या मतलब जैसे इंडिया में ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ
अथॉरिटी देता है कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को, न्यायपालिका को। जो शासन के 3 अंग हैं, उनको जो जो अधिकार प्राप्त हैं वो संविधान द्वारा प्राप्त हैं। फिर कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियमों को क्रियान्वित करवाने के लिए प्रशासन को कुछ अधिकार देती है, जो कानूनी अधिकार भी हो सकते हैं या राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए अधिकार हो सकते हैं। तो यानी एक स्रोत क्या है? कानून। दूसरा स्रोत क्या है? अधिकार का जो प्राधिकार है, सत्ता है, परंपरा, या कोई संगठन की कोई प्रथा है, नियम है, जिस तरह से कार्य होता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी जिसे कहा गया है। या फिर प्रत्यायोजन भी है। प्रत्यायोजन भी प्राधिकार का एक स्रोत हो सकता है। मतलब सत्ता, अथॉरिटी किसी के पास कैसे आई? तो प्रत्यायोजन से भी आ सकती है, डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी जब उच्चतर स्तर से उच्च स्तर से निम्न स्तरों तक जो प्राधिकार है उसका अनुदान होता है, उसका ट्रांसफर होता है, तो उसे हम प्रत्यायोजन कहते हैं। यानी 3 तरह से अथॉरिटी लोक प्रशासन में कार्य करती है, या तो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर ट्रेडिशनल, और या फिर डेलीगेशन के थ्रू। तो अब हम बात करते हैं अर्थ समझने के बाद सत्ता के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट है लाइन अथॉरिटी, रेखाधिकार जिसे कहते हैं। सेकंड है स्टाफ अथॉरिटी, और फिर है क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी में क्या है? हमने लाइन एंड स्टाफ में भी पढ़ा था, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या है? ये सत्ता लेने का सत्ता निर्णय लेने का अधिकार है। ये जो लाइन अथॉरिटी है, ये ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी सत्ता है जो निर्णय लेने के अधिकार से संबंधित है। यानी जो लाइन अधिकारी है या कर्मचारी है, तो समस्त उच्च अधिकारी एवं समस्त अधीनस्थों के बीच विद्यमान होती है। ये निर्णय लेने से संबंधित होती है। यदि आदेश की एकता के सिद्धांत का अतिक्रमण ना हो, तो लाइन अथॉरिटी जो है वो किसी भी संगठन में उच्च स्तर से निचले स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचती है, क्योंकि ये अंतिम अधिकार सत्ता होती है जो दूसरे व्यक्तियों को निर्देशित करती है, और जिसके अनुरूप सारी योजनाएं, नीतियां और लक्ष्य कार्य करते हैं। यानी कि जो लाइन अथॉरिटी है वो डायरेक्ट उस पर्सन से जुड़ी होती है जिसे कार्य को करना होता है। अब स्टाफ अथॉरिटी, स्टाफ लाइन एंड स्टाफ में हमने पढ़ा भी था। स्टाफ क्या है? स्टाफ वो है जो कार्य को करने में मदद देता है। यानी कि जो लाइन ऑफिसर्स हैं, यानी कि वो लाइन के जो रेखा अधिकारी हैं, उनको परामर्श देने का, उनको सहायता देने का कार्य करता है, ताकि वो अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये जो अथॉरिटी है, स्टाफ अथॉरिटी, ये निर्णय लेने से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि अन्य व्यक्तियों को परामर्श और सहायता देने से जुड़ी हुई है। यानी कि स्टाफ अधिकार सत्ता परामर्शात्मक होती है, यानी कंसल्टेटिव होती है, और ऐसे ही संबंधों को स्थापित करती है। यानी किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है, लेकिन लाइन अथॉरिटी एक वर्टिकल होती है, ऊपर से नीचे आती है लाइन अथॉरिटी। और जो स्टाफ अथॉरिटी है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि ये अथॉरिटी वो, यानी ये वो अधिकार है जो राय देने से या मदद करने से, अन्य विभागों को कोई सेवाएं देनी हैं उसके लिए संगठन में विद्यमान रहती है। तीसरी तरह की फंक्शनल अथॉरिटी है, क्रियात्मक, जो कार्य से जुड़ी हुई है, फंक्शन से जुड़ी हुई है, यानी वहीं से ही आती है ये फंक्शनल अथॉरिटी। यानी कि क्रियात्मक अधिकार जो है वो ऐसा अधिकार है जो निर्णय लेने से संबंधित है, और निर्णय लेने से संबंधित रेखाधिकार भी है, लेकिन जो क्रियात्मक अधिकार है वो कार्य से ही निकल के आता है। यानी किसी जो विशेष क्रिया है उसी तक ही सीमित रहता है जो विशेष कार्य है। तो ये भले ही संगठन में वो व्यक्ति कहीं भी कार्य करता हो, यानी कि कार्य से जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को अगर कोई कार्य दिया गया है तो उस कार्य से ही उसे वो अथॉरिटी मिलती है, इसीलिए इसे फंक्शनल अथॉरिटी कहा जाता है। हालांकि ये जो अथॉरिटी है वो आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। क्यों? क्योंकि ये जो अथॉरिटी है ये तब मिलती है जब किसी संगठन में किसी समस्या का जन्म होता है, यानी कोई कार्य ऐसा आ जाता है जो अनसीन होता है, बिना अनसीन सिचुएशन होती है, वहाँ पर कार्य जो कहता है उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी मिलती है, और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति कार्य को करता है। यानी कोई ऐसा कार्य आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो पहले नहीं आई, यानी
जहाँ पर ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाए जो पहले नहीं लिया गया। तो तब जिस पर वो ज़िम्मेदारी है, वो व्यक्ति अपने कार्य के अनुरूप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए ये आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन इसलिए करती है कि जिससे आदेश प्राप्त होना है, जिस एक बॉस से, उससे आदेश प्राप्त ना करके अपनी समझ से उस वक़्त वो कार्य किया जाता है। इसीलिए इसे क्रियात्मक अधिकार सत्ता भी कहते हैं। तो 3 इसके जो हैं वो प्रकार हैं, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके स्रोत क्या हैं, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। इसमें 3 विचारधाराएँ हैं। पहली विचारधारा है स्थितिगत सिद्धांत की, जिसे फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी कहा जाता है, यानी जो पद में विश्वास रखती है, पद की अथॉरिटी में। फिर है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस वाली अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, जो इस पर बेस्ड होती है, एक्सेप्टेंस थ्योरी है जो। फिर है प्राधिकार का सक्षमता यानी कॉम्पिटेंस थ्योरी, जो हम वन बाय वन इनको तीनों को करते हैं। प्राधिकार का स्थितिगत सिद्धांत, जो मैक्स वेबर और फ्योल इसके समर्थक हैं। जैसे मैक्स वेबर जो बहुत ही एक नामी विद्वान हैं इस क्षेत्र में, उन्होंने क्या कहा, प्राधिकार जनता की इच्छित और बेशर्त आज्ञाकारिता है, जो इस विश्वास पर आधारित होते हैं कि जो उच्चतर अधिकारी है वो अपनी इच्छा अगर थोपता है तो वो उचित है, यानी इसको मानने से इनकार करना अनुचित है। इसमें क्या चीज़ झलकती है, यानी उन्होंने क्या कहा है, जो पोजीशनल अथॉरिटी है, पोजीशनल अथॉरिटी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो ये कहता है वेबर के अकॉर्डिंग कि प्राधिकार जो है, अथॉरिटी जो है, वो जनता के ऊपर अगर कुछ थोपा जाता है, अपनी आज्ञा थोपी जाती है उच्चतर अधिकारियों द्वारा या किसी भी उच्च पदाधिकारी द्वारा, तो वो ठीक है। ये अथॉरिटी इस चीज़ में विश्वास करती है, इस विश्वास पर आधारित होती है कि श्रेष्ठ के लिए उन पर अपनी इच्छा को थोपना उचित है, और जिस पर ये इच्छा थोपी गई है उस पर उसे उसकी अवमानना करने का अधिकार नहीं है। इसी तरह हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, प्राधिकार आदेश देने का अधिकार है और इसकी पूर्णतः पालना करवाने की शक्ति भी है। तो यहाँ मैक्स वेबर और फ्योल की इस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि जो स्थितिगत सिद्धांत है वो कहता है कि संगठन में जो पोजीशन है उसमें ये गुण है अथॉरिटी का, ना कि पर्सन में, यानी कि ये एक पद का गुण है, एक व्यक्तिगत सदस्य का गुण नहीं है। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, प्राधिकार जो है वो औपचारिक पद के साथ होता है, यानी पोजीशन के साथ वो अथॉरिटी है, यानी पोजीशनल अथॉरिटी इसीलिए कहा गया है, यानी पर्सन में पावर नहीं है, पोजीशन में पावर है, इसीलिए उस पावर का, उस अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी लिए आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं और अधीनस्थों का कर्तव्य बनता है कि वो उन आदेशों और निर्देशों की पालना करें, यानी पोजीशन में पावर है, अथॉरिटी है, पर्सन में नहीं। ये सिद्धांत ये मानता है। दूसरा सिद्धांत क्या है, स्वीकृति सिद्धांत यानी एक्सेप्टेंस थ्योरी। एक्सेप्टेंस थ्योरी बेसिकली इसके समर्थक रहे बर्नार्ड। उन्होंने क्या कहा, बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन। बर्नार्ड क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है वो स्वीकृति सिद्धांत को मानता है, यानी जो श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ से कहने का मतलब जो उच्च अधिकारी हैं, जो स्थिति में है, जो अगर आदेश दे सकते हैं, तो उनके अथॉरिटी की जो वैधता है, प्राधिकार की सत्ता की जो वैधता है, वो अधीनस्थ द्वारा दी गई स्वीकृति पर निर्भर करती है। यानी जिसे हम आदेश दे रहे हैं, जैसे कोई उच्चाधिकारी आदेश दे रहा है अपने अधीनस्थ को, अगर वो अधीनस्थ उस आदेश को स्वीकार करता है तो ही वो अथॉरिटी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। यानी अगर किसी संगठन में किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को कोई आदेश दिया गया है और वो आदेश मानने से वो इनकार कर देता है, तो वो अथॉरिटी नहीं रह जाती कहीं भी। वो अथॉरिटी तब अस्तित्व में आती है जब अधीनस्थ उन आदेशों को स्वीकार कर ले कि हाँ, मैं इन आदेशों को पालना करूँगा या करूँगी, तो ही उसे अथॉरिटी के रूप में माना जाएगा। तो स्वीकृति सिद्धांत यहाँ लागू होता है, यानी कि यह एक औपचारिक संगठन में जो संचार का चरित्र है, तो जिसकी बदौलत संगठन का कोई भी
जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो कार्य करता है। यानी अगर उसने उस संचार को, जो वो अथॉरिटी आदेश दिया गया, उसे स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ही वो आदेश माना जाएगा, नहीं तो वो आदेश भी नहीं माना जाएगा और अथॉरिटी भी अस्तित्व में नहीं आएगी। तो बर्नार्ड ने इसे स्वीकृति सिद्धांत माना है। फिर आता है सक्षमता का सिद्धांत, कॉम्पिटेंस अथॉरिटी। 2 सोर्सेस पहले हमने पढ़े। तीसरा क्या है? सक्षमता का सिद्धांत। ये विचारधारा इस बात पर आधारित है कि जो योग्य और सक्षम है कोई व्यक्ति, तो वो अपने आप ही नेतृत्व की बागडोर संभाल लेता है। यानी वो सक्षम है तो अथॉरिटी अपने आप ही उसके पास चली जाती है। जैसे अगर कोई भी भले ही कोई संगठन है, उसमें उसे कोई विशिष्ट स्थान या पद ना दिया जाए ऐसे व्यक्ति को, तो भी उसमें जो तकनीकी क्षमता है या उसके व्यक्तित्व की जो गुण है उसका, वो अपने आप अथॉरिटी को उसके अंदर समाहित कर देती है। जैसे किसी में कोई अगर किसी तरह की काबिलियत है, कोई अर्थशास्त्री है अच्छा, या कोई अच्छा प्रोफेसर है, या अच्छा वकील है, और अपने क्षेत्र में वो सक्षम है, उस वजह से उसको अथॉरिटी स्वतः ही मिल जाती है और स्वतः ही स्वीकार कर ली जाती है उसकी सक्षमता के कारण। तो ये 3 स्रोत माने गए। स्थितिगत पोजिशनल जो थ्योरी है, फिर स्वीकृति एक्सेप्टेंस थ्योरी है, और फिर कॉम्पिटेंस थ्योरी है। तो ये तीनों स्रोत माने गए अथॉरिटी के। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।